बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में आज हम टॉपिक देखेंगे रिसर्च एंड प्रोजेक्ट टॉपिक्स। और कोर्स आउटलाइन में ये जो हमारा टॉपिक है, ये कोर्स आउटलाइन में 2 दफ़ा इसको उसने इंक्लूड किया हुआ है डिफरेंट जगहों पे। एक ये है पॉसिबल रिसर्च एंड प्रोजेक्ट टॉपिक्स के नाम से, और एक एंड पे उसने रिसर्च टॉपिक्स के नाम से ये टॉपिक इंक्लूड किया हुआ है। चूँकि ये जो पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है, ये करंटली नाउ डेज इस पे काफ़ी वर्क हो रहा है, रिसर्च हो रही है, नए नए आइडियाज़, नए नई थ्योरीज, नए नए कॉन्सेप्ट। तो इसलिए ख़ास तौर पे इस कोर्स आउटलाइन में ये रिसर्च एंड प्रोजेक्ट टॉपिक्स को शामिल किया गया है। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि रिसर्च क्या होती है, प्रोजेक्ट क्या होता है। सो व्हाट इज रिसर्च? रिसर्च इज डिफाइंड एज द क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज। ये क्या है जी? ये नए नॉलेज को क्रिएट किया जाता है, एंड और द यूज ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज इन अ न्यू एंड क्रिएटिव वे। हम पहले से अवेलेबल इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, अवेलेबल जो डाटा है, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, उसको यूज़ करते हैं और उसको एक नए अंदाज में, न्यू एंड क्रिएटिव वे में उसको प्रेजेंट करते हैं या उसको यूज़ करते हैं। सो एज टू जनरेट न्यू कॉन्सेप्ट्स, मेथडोलॉजीज एंड अंडरस्टैंडिंग्स। तो नए नए हमारे कॉन्सेप्ट बनते हैं, नई नई मेथडोलॉजीज, अंडरस्टैंडिंग्स डेवलप होती हैं। ठीक है जी। तो जो हमारे पास पहला नॉलेज है, उसकी बेस पे सम टाइम हम कोई बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट डोमेन में भी कोई कॉन्सेप्ट जनरेट कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस हम करवा सकते हैं। रिसर्च इज क्रिएटिव एंड सिस्टमैटिक। फिर ये क्रिएशन तो है ही, एज वेल एज इट इज अ सिस्टमैटिक वर्क। ये कोई ऐसे ही बेतुका काम नहीं है, एक सिस्टमैटिक एक जो है ना प्रोसेस है ये, अंडरटेकन टू इंक्रीज द स्टॉक ऑफ नॉलेज, जो कि हम स्टॉक ऑफ नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए अडॉप्ट करते हैं, चूज करते हैं। रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग न्यू नॉलेज और क्रिएटिंग और प्रपोजिंग न्यू नॉलेज। दिस नॉलेज कैन बी आइदर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट्स और द बिल्कुल एंटायरली नए कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, और द एडवांसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज, या फिर नए नॉलेज में, एग्जिस्टिंग नॉलेज में एडवांसमेंट हो सकती है। ठीक है जी। नॉलेज एंड थ्योरीज लीडिंग टू अ न्यू अंडरस्टैंडिंग दैट वाज नॉट प्रीवियसली नोन। ठीक है जी। तो इसी बेस पे हमारे पास कई तरह की रिसर्च की टाइप्स भी एग्जिस्ट कर रही होती हैं। चूंकि हमारा मेन टॉपिक रिसर्च नहीं है, हमने रिसर्च एंड प्रोजेक्ट्स को पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के रेफरेंस में डिस्कस करना है, तो हम रिसर्च की टाइप्स की तरफ नहीं जा रहे। वैसे आपको बता देता हूँ कि रिसर्च के दौरान हमने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। ठीक है जी। अब प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो कई तरह से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले से प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल एक ब्रांड न्यू प्रॉब्लम है, पहले से इसका कोई सलूशन एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ब्रांड न्यू प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना है। एक तो ये सलूशन या रिसर्च की टाइप हो सकती है। दूसरी टाइप ये है कि आपका सलूशन पहले से अवेलेबल है, ठीक है जी, बट यू आर ऑफरिंग, यू आर डिस्कवरिंग सम ऑल्टरनेटिव। जैसे आपके पावर सॉल्यूशंस अवेलेबल थे, पहले एनर्जी के लिए डीजल होगा, फिर पेट्रोल आ गया, फिर कुछ और सॉल्यूशंस आ गए, फिर आपकी सोलर एनर्जी आ गई। ठीक है जी। तो आपने कोई ऑल्टरनेटिव देना हो। तीसरा एक ये भी इसका सिनेरियो हो सकता है कि सॉल्यूशन अवेलेबल है बट इट इज नॉट कंप्लीट। आप उसको एडवांस कर देते हैं, आप उसको मैच्योर कर देते हैं, आप उसको कंप्लीट कर देते हैं। तो ये 3 हमारे पास मेन रिसर्च की टाइप्स बन जाती हैं टुवर्ड्स नॉलेज क्रिएशन। इस हवाले से रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन। सिस्टमैटिक, इसको समझना बड़ा जरूरी है। दैट इज द गैदरिंग एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन डिजाइन टू डेवलप और कंट्रीब्यूट टू जनरलाइज नॉलेज, जनरलाइजेबल नॉलेज।
तो आप एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं रिसर्च करने के लिए। अब ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है क्या? इसमें डिफरेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर्मुलेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट यू वांट टू सॉल्व। ठीक है, सबसे पहला स्टेप। इवन आप एक डॉक्टर के पास अगर जाएं तो वो अगर डायग्नोज ना करे, वो उसे अगर प्रॉब्लम का पता ना चले तो वो आपको ट्रीट नहीं कर सकता। इसी तरह से रिसर्च में भी जब तक आपको प्रॉब्लम का पता ना चले, या प्रोजेक्ट में जब तक आपको ये पता ना चले कि आप करना क्या चाहते हैं, तो उस वक्त तक आगे कोई प्रोसेस, कोई काम चलेगा नहीं। पहला स्टेप। उसके बाद दूसरा स्टेप है रिसर्च मेथड्स एंड डिजाइन। रिसर्च मेथड एंड डिजाइन से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि जी आपने अपनी रिसर्च को मुकम्मल कैसे करना है, उसके लिए आप कौन कौन से मेथड यूज करेंगे, किस तरीके से आप अपनी रिसर्च को मुकम्मल करेंगे। ठीक है, अब इसमें बेशुमार मेथड्स आपके रिसर्च मेथड अवेलेबल हैं। जो ब्रॉडर जो कैटेगरीज हैं आपके, क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं, क्वालिटेटिव मेथड्स हैं, उनका ब्लेंड है, बेशुमार मेथड्स हैं। ठीक है जी, तो आप कौन से मेथड्स को यूज करेंगे और आपकी रिसर्च का डिजाइन क्या होगा। पहले स्टेप पे आपने क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। इसमें आमतौर पे डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस वगैरह डिफरेंट आप डिजाइन बना सकते हैं। फिर डाटा इज कलेक्टेड एंड एनालाइज्ड। फिर अपने रिसर्च डिजाइन के अकॉर्डिंग आप जो भी आपके मेथड्स आपने यूज करने हैं, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, प्राइमरी मेथड, सेकेंडरी मेथड, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, आप उसके अकॉर्डिंग डाटा कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करने के साथ आप उस डाटा को एनालाइज भी करेंगे। एक्चुअली ये दो स्टेप्स हैं, इनको एक में इकट्ठा किया गया है। डाटा कलेक्शन इज सेपरेट स्टेप, सेपरेट फेज, वाइल एनालिसिस इज अनदर स्टेप। जब आप अपनी डाटा कलेक्शन कर लेंगे उसके बाद उसके ऊपर एनालिसिस किया जाता है। ठीक है जी, उसके बाद जब आपने एनालिसिस कर लिया, फिर आपकी जो रिसर्च के जो रिजल्ट हैं वो आप समराइज करेंगे, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आप कंक्लूड करेंगे इनटू वन और मोर रिसर्च कंक्लूजन्स। आप कंक्लूड करेंगे कि व्हाट यू फाइंड ड्यूरिंग योर रिसर्च, व्हाट आर योर फाइंडिंग्स। ठीक है जी, और इसमें कुछ जाहिरी बात है आपकी रिसर्च का कोई पर्पस होगा, लेकिन आपने उस पर्पस को अचीव तो कर लिया, इसके बियॉन्ड भी कुछ चीजें हो सकती हैं। आपकी बाउंड्री थी लेकिन आपने उसके बियॉन्ड भी कोई चीजें स्टडी की, देखी कि अगर इस पर मजीद काम किया जाए तो फ्यूचर में क्या इसकी पॉसिबिलिटीज हैं। तो फिर कंक्लूजन के साथ आप फ्यूचर पर्सपेक्टिव वो भी यहां पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है। These conclusions then shared with the rest of the scientific community to add to the existing knowledge। अब वो जो आपकी फाइंडिंग्स हैं, जो आपके कंक्लूजन्स हैं, जो आपने रिजल्ट्स कंक्लूड किए, अब ये जो कंक्लूजन्स हैं ये आप अपनी जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, उनके साथ आप शेयर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पब्लिकेशन। ठीक है जी, एंड सर्व एज एविडेंस ऑफ फॉर्म एडिशनल क्वेश्चंस। आप जब आपकी ये कंक्लूजन पब्लिश हो जाते हैं, आप शेयर कर लेते हैं, फिर इसकी बेस पे नए क्वेश्चंस जनरेट होते हैं। डेफिनेटली आपकी रिसर्च लाजमी तो नहीं है कि वो हर लिहाज से परफेक्ट हो या कंप्लीट हो, और जो दूसरे रिसर्चर्स होंगे उनकी अपनी थिंकिंग उनकी होगी, वो खुद ब्रेन्स हैं, तो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे और उसको मजीद इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। तो ये एक प्रोसेस है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, चलता रहता है। इसीलिए इसको सर्च नहीं कहते, इसको रिसर्च कहते हैं। रिसर्च मीन सर्चिंग अगेन एंड अगेन। इट इज नॉट अ प्रोसेस विच विल एंड एट सम स्पेसिफिक टाइम, ये चलता रहेगा। तो अब ये जो रिसर्च का जो प्रोसेस है, जो हमने अभी थोड़ा समराइज वे में डिस्कस भी किया, उसमें पहले आ रहा था आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, रिव्यूइंग लिटरेचर, इसके कई एक नाम हैं, बैकग्राउंड स्टडी, बैकग्राउंड सर्वे सिंपल भी कहते हैं, लिटरेचर रिव्यू भी कहते हैं, लिटरेचर सर्वे भी कहते हैं, बैकग्राउंड स्टडी, कई एक इसके नाम है। फिर सेटिंग रिसर्च क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव एंड हाइपोथेसिस,
then choosing the study design, वही research method and design, then deciding on the sample design, जो आपने एक formulate कर लिया, data collection, processing and analyzing data, writing the report। तो ये आपका पूरा एक process है research का, ठीक है जी। अब ये तो हो गई research। Now what is project? A project is a temporary struggle undertaken to create a unique product, service or result। तो ये एक आपकी टेम्परेरी स्ट्रगल होती है, टेम्परेरी आपका एक टास्क होता है जिसके नतीजे में, जिस स्ट्रगल के रिजल्ट में आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई सर्विस आप प्रोड्यूस करते हैं या कोई रिजल्ट आप कंक्लूड करते हैं, ठीक है जी। और प्रोजेक्ट हैज फॉलोइंग की फीचर्स, इसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स भी हैं, फीचर्स भी हैं। वो क्या क्या हैं जी? अ प्रोजेक्ट हैज अ यूनिक पर्पस, इसका पर्पस यूनिक होता है, यानी कि ये इनोवेटिव होना चाहिए, राइट। टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं है। आपका एक टास्क है, अगर आपका प्रोजेक्ट है आपकी डिग्री के लिए, तो आपका वो टेम्परेरी होगा। इट माइट कंसिस्ट ऑफ फ्यू मंथ और इट कुड बी एक्सपेंड टू सेवरल ईयर्स, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ प्रोजेक्ट। अगर आपका डिग्री का प्रोजेक्ट है तो आपका वो 2-4 माह 6 माह का होगा। अगर आपका कोई बिजनेस प्रोजेक्ट है, कोई और आपकी रिसर्च प्रोजेक्ट है, वो ज्यादा लंबा भी चल सकता है, लेकिन होगा टेम्परेरी, जितना भी उसका ड्यूरेशन हो। रिक्वायर रिसोर्सेज ओफन फ्रॉम वेरियस एरियाज, आपको रिसोर्सेज चाहिए होंगे, उसके लिए माइट भी पॉसिबल आपको मनी चाहिए हो, पैसा चाहिए हो, आपको मैन पावर चाहिए हो, आपको कोई नॉलेज चाहिए हो, आपको कोई मशीनरी चाहिए हो, आपको कोई लेटेस्ट कंप्यूटिंग डिवाइसेस चाहिए हो, तो मल्टीपल रिसोर्सेज आपको चाहिए होंगे टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। शुड हैव अ प्राइमरी कस्टमर और स्पॉन्सर विच विल प्रोवाइड यू दीज रिसोर्सेज, स्पेशली फाइनेंशियल, ठीक है जी। यूजुअली प्रोवाइड्स द डायरेक्शन एंड फंडिंग फॉर द प्रोजेक्ट। और ये जो स्टेक होल्डर होता है, ये जो प्राइमरी कस्टमर होता है, या स्पॉन्सर कह लें या स्टेक होल्डर कह लें, ये आपको फंडिंग भी कर रहा होता है और डायरेक्शन भी दे रहा होता है। समटाइम फंडिंग करने वाला स्पॉन्सर और है, डायरेक्शन देने वाला स्पॉन्सर और है। डायरेक्शन भी तो एक स्पॉन्सरशिप है ना, वो आपको असिस्ट कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है, और फंडिंग भी एक तरह से आपकी स्पॉन्सरशिप है, ठीक है जी। और इन्वॉल्व्स अनसर्टेनिटी, आपका प्रोजेक्ट फेल भी हो सकता है। जो आपने हाइपोथेसिस सोचा, जो आपने सोचा कि हम ये रिजल्ट इसके हमें मिलेंगे या ये प्रोडक्ट बनेगी, लाजमी नहीं है कि आप उसमें सक्सेसफुल भी हों। देयर आर चांसेस ऑफ सक्सेस एज वेल एज फेल्यूर, ठीक है जी। अब जो हमारा टॉपिक था पॉसिबल प्रोजेक्ट एंड रिसर्च टॉपिक्स, हमारे जो कोर्स आउटलाइन में टॉपिक है वो ये है पॉसिबल प्रोजेक्ट एंड रिसर्च टॉपिक्स, ठीक है जी। और इसके रेफरेंस में मैं आपको बता दूं, हमने एक रिसर्च प्रोसेस अभी डिस्कस किया है। उसका जो पहला स्टेप है वो है आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, ठीक है। तो पॉसिबल प्रोजेक्ट एंड रिसर्च टॉपिक में इससे मुराद यही है कि हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रही है। इफ यू हैव सम इंटरेस्ट इन पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग और इंटरेस्ट हैज बीन डेवलप्ड, तो फिर आपको ये सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऐसा एरिया है, कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जिसका आप सोल्यूशन दे सकते हैं, जिसके लिए आप कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है जी। अब ये हम प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और कहां से हम ये प्रॉब्लम या टॉपिक्स हम कहां से फाइंड आउट करेंगे। अब मैं बिल्कुल कंसाइज वे में चल रहा हूं, अगर ये हमारा रिसर्च का कोई सब्जेक्ट होता तो हम माइट भी पॉसिबल इस पे काफ़ी डिटेल से बात करते, तो लेकिन चूंकि ये हम सिर्फ रिसर्च को और प्रोजेक्ट को और आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम को सिर्फ हम सिंपली देख रहे हैं और हमने टॉपिक्स कुछ एक्सप्लोर करने हैं पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के, तो टॉपिक्स को जो हमारे रिसर्च टॉपिक हैं, प्रोजेक्ट टॉपिक्स हैं, उनको फाइंड आउट करने के जो सोर्सेज हैं वो बेशुमार हैं, हम उनको काउंट नहीं कर सकते। ये आपको टॉपिक, रिसर्च टॉपिक, प्रॉब्लम आपको आपका कोई टीचर बता सकता है, आपको कोई फील्ड का
इंडस्ट्री का बंदा आपको टॉपिक कोई सुजेस्ट कर सकता है, आप किसी प्रीवियस रिसर्च में से ये टॉपिक ले सकते हैं, ठीक है, आप अपने सीनियर से डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन वो रिसोर्सेज जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो इनसे हटके हैं। कहाँ से आप स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक है scholar.google, जहाँ से आपको काफ़ी सारे रिसोर्सेज, काफ़ी सारे रिसर्च टॉपिक्स आप ढूंढ सकते हैं, आपको एक इंडिकेशन मिल जाती है, आपको आइडिया मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक विकी कॉल फॉर पेपर्स एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ से भी आपको आइडिया मिल जाता है। विकी CFP फॉर कॉल फॉर पेपर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। scholar.google तो एक सर्च इंजन है जो कि गूगल की एक प्रोडक्ट है या गूगल का एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है जी। गूगल स्कॉलर प्रोवाइड्स अ सिंपल वे टू ब्रॉडली सर्च फॉर स्कॉलरली लिटरेचर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे सिर्फ स्कॉलरली आर्टिकल ही आपको मिलेंगे, आपको रिसर्च आर्टिकल मिलेंगे, कोई बुक मिलेगी रिसर्च करने के बाद जो पब्लिश हुई, या कोई रिसर्च आर्टिकल मिलेगा। माइट बी पॉसिबल आपको कोई MS के, ग्रेजुएशन BS के, PhD के थीसिस पब्लिश्ड मिल जाएं यहां से, ठीक है जी। फ्रॉम वन प्लेस कौन सी? गूगल स्कॉलर। यू कैन सर्च अक्रॉस मैनी डिसिप्लिन्स एंड रिसोर्सेज। डिसिप्लिन से मुराद IT है, CSS है, CS है, बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बेशुमार डिसिप्लिन्स और कई एक सोर्सेज यहाँ पे कलेक्ट किए गए हैं। इनके बारे में कई डिसिप्लिन्स और सोर्सेज के हवाले से आपको आर्टिकल मिल सकते हैं, थीसिस, बुक्स, एब्स्ट्रैक्ट्स फ्रॉम एकेडमिक पब्लिशर्स, प्रोफेशनल सोसाइटीज, ऑनलाइन रेपोजिटरीज, यूनिवर्सिटीज एंड अदर वेबसाइट्स। तो बेशुमार सोर्सेज में से कलेक्ट किए गए आर्टिकल्स, बुक्स, रिसर्च पेपर्स, थीसिस आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। हम सिर्फ इसकी बात ही नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर भी करेंगे। तो डेफिनेटली हमें कोई ब्राउज़र चाहिए, तो मैं एक ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ जिसको यूज़ करते हुए रिसर्च हम कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने ब्राउज़र ओपन कर लिया, यहाँ पे आप scholar.google आप सर्च कर सकते हो। और अच्छा ये गूगल स्कॉलर हमने ओपन कर लिया। अब इस प्लेटफॉर्म सर्च इंजन को यूज़ करते हुए आप किसी भी डिसिप्लिन, किसी भी टॉपिक से रेलिवेंट रिसर्च पेपर फाइंड आउट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं सर्च करता हूँ पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, ठीक है जी। तो आप ये देख सकते हैं कि आपके पास ये नंबर ऑफ आर्टिकल यहाँ पे आ गए, लेकिन इन आर्टिकल में कुछ एंड पे साइटेशंस भी इंक्लूडेड हैं और उनको मैं रिमूव करूँगा, फिर भी काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं। और यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो हमारे पास कुछ फ़िल्टर्स अवेलेबल हैं, ठीक है जी। ये एनी टाइम से मुराद ये है कि कोई टाइम फ्रेम, कोई फ़िल्टर नहीं लगाया गया, किसी भी वक्त जो आर्टिकल पब्लिश हुआ वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं सिंस 2017, सिंस 2020, सिंस 2021। अगर आप ये चाहते हैं कि आप प्रीवियस फ्यू ईयर्स की रिसर्च पेपर देखना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, तो आप ये फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं टाइम वाला। और अगर आप 17, 20, 21 के अलावा कोई रेंज बताना चाहते हैं तो वो भी बताई जा सकती है। ये स्टार्टिंग ईयर है, फ़र्ज़ करें आप लिख देते हैं 2015, और अगर एंडिंग ईयर नहीं लिखते तो 2015 टू डेट, राइट। आप सर्च करेंगे, देखें नंबर ऑफ आर्टिकल कितने थे। अब जब आपने ये टाइम फिल्टर लगा दिया तो ये आर्टिकल्स आपके कम हो जाएंगे। 215 2015 लिखना था, तो ये आर्टिकल्स आपके कम हो गए। अगर आप इसको 2016 कर देंगे, मज़ीद कम हो गए।
ठीक है जी। आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें कोई और रेंज भी दे सकते हैं, 2016 से लेकर 2017 के दरमियान पब्लिश होने वाले, ठीक है। आप करंट ईयर के भी देख सकते हैं, तो ये फिल्टर आप यूज कर सकते हैं। एक और बात ध्यान में रखें, गूगल ने कुछ कीवर्ड्स हमें प्रोवाइड किए हुए हैं जो कि हमारी रिसर्च को रिफाइन करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनमें से बड़ा इंपॉर्टेंट एक कीवर्ड है ऑल इन टाइटल। ऑल इन टाइटल क्या करता है, विदाउट स्पेसेस ऑल इन टाइटल लिखने के बाद आप कॉलन लगाएंगे। ये क्या करता है, सिर्फ वही आर्टिकल्स लेके आएगा जिनके टाइटल में ये चारों वर्ड्स मौजूद होंगे, राइट। अब देखें 2021 के वो कितने 74,000 आर्टिकल लेके आया था। जब मैंने ऑल इन टाइटल यूज कर लिया, अब वो आर्टिकल रह गए 26। 2017 से लेके अब तक 110। तो इस तरह से आप अपनी रिसर्च को रिफाइन कर सकते हैं, डिफरेंट कीवर्ड्स आप देख सकते हैं, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे आप अपने पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में कोई खास आप जो है वो टॉपिक सर्च करना चाहते हैं, शेयर्ड मेमोरी, ठीक है जी। ऑल इन टाइटल आपने यूज किया हुआ कीवर्ड, तो ये आपके पास 781 रिसर्च आर्टिकल्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। अब ये सारे के सारे माइट भी पॉसिबल आपके काम के ना हो, आपको फर्दर इनको एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो एक प्लेटफॉर्म तो ये है जहां से आप अपना रिसर्च टॉपिक देख सकते हैं कि 2021 में शेयर्ड मेमोरी के ऊपर रिसर्चर ने किस किस तरह से बात की है, वो इसके बारे में क्या रिसर्च करते हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं, ठीक है जी। इनमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे, कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल नहीं है। माइट भी पॉसिबल उनके लिए वो ऐसे प्लेटफॉर्म पे, ऐसे सोर्स पे अवेलेबल हो कि जिस सोर्स को एक्सेस करने के लिए कोई मेंबरशिप रिक्वायर्ड हो, ठीक है जी, कोई यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएशन रिक्वायर्ड हो। लेकिन जो फ्रीली अवेलेबल है उनके साथ ये पीडीएफ का लिंक दिया होगा, ठीक है। और जो फ्रीली अवेलेबल है उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है, वो भी कुछ कम नहीं है। तो ये मैंने आपको एक बड़ा कॉमन सा रिसोर्स बता दिया जिसको यूज़ करते हुए आप कुछ रिसर्च टॉपिक देख सकते हैं। शेयर्ड मेमोरी, एन लेवल, हाइपरग्राफ पार्टीशनिंग, ठीक है जी, द सेमेंटिक्स ऑफ शेयर्ड मेमोरी इन इंटेल सीपीयू, एफपीजीए सिस्टम्स एंड सो ऑन, बेशुमार टॉपिक्स आपको मिलेंगे। तो एक तो ये प्लेटफॉर्म है जहां से आप टॉपिक ढूंढ सकते हैं। दूसरा प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताया था विकी CFP, विकी कॉल फॉर पेपर्स। अब ये विकी CFP क्या है और पेपर क्या होता है? पेपर आमतौर पे कहते हैं रिसर्च पेपर को, रिसर्च पेपर, ठीक है जी। होता क्या है, प्रोसेस इनिशिएट कैसा होता है, कैसे होता है, डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको जर्नल भी कहा जाता है, वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अगर हम हेल्थ साइंसेज की बात करें, मेडिकल साइंसेज की बात करें, तो आजकल कोरोना का बड़ा एक हॉट इशू चल रहा है। तो जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वो कोई टॉपिक इशू करते हैं और उस टॉपिक के लिए वो उस फील्ड, उस डोमेन के रिसर्चर्स को रिक्वेस्ट करते हैं। रिक्वेस्ट क्या करते हैं जी कि आप इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च पेपर्स लिखें, रिसर्च करें और हमें सेंड करें। जब वो रिसर्च पेपर्स उनको मिल जाते हैं, फिर वो उनमें से क्वालिटेटिव जो रिसर्चेज हैं उनको वो वेटेज देते हैं, उनको पब्लिश करते हैं। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि आपके पास फिलहाल कौन से टॉपिक्स चल रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप पैरेलल कंप्यूटिंग सर्च करते हो यहाँ से, तो आपको कुछ मिल जाएंगे ऐसे CFP कॉल फॉर पेपर जो कि पैरेलल कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। अदरवाइज आप यहाँ से ये आपके डिफरेंट कैटेगरीज हैं, यहाँ से आप मैन्युअली सर्च कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, NLP, कंप्यूटर विजन। तो इसमें से आप कोई स्पेसिफिक अपना डोमेन देख सकते हैं। सर्च करने के लिए उसने यहाँ पे CFP की ऑप्शन दिया, बहरहाल हम यहाँ से सर्च कर लेते हैं पैरेलल
कंप्यूटिंग और सर्च पे क्लिक करें तो CFP सर्च करने के लिए आपके लिए ये सर्च बॉक्स है अवेलेबल। तो ऐसे CFP कॉल फॉर पेपर रिक्वेस्ट जो कि पैरेलल कंप्यूटिंग से रिलेटेड हैं वो यहाँ पे आपको मिलेंगी। जिन्होंने पैरेलल कंप्यूटिंग पे कोई टॉपिक इशू किया हुआ है, टॉपिक उन्होंने कहा हुआ है जिसके ऊपर रिसर्च पेपर लिखें, जैसे ये है IEEE कॉइन्स, ये है ACM HPDC इंटरनेशनल सिम्पोजियम ऑन हाई परफॉर्मेंस पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। तो ये वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि रिक्वेस्ट करते हैं रिसर्चर्स को कि आप अपनी रिसर्च सबमिट करें। अब यहाँ पे इन्होंने सारे स्कोप एंड टॉपिक इशू किया हुआ है कि ये किन किन टॉपिक्स को एंटरटेन करेंगे, किन किन टॉपिक्स को ये रिसीव करेंगे रिसर्चर्स के टॉपिक्स। तो यहाँ से भी आप लेटेस्ट टॉपिक, लेटेस्ट रिसर्च को फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपने किस डोमेन में, किस फील्ड में काम करना है। तो इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए गूगल स्कॉलर है, इनको मज़ीद एक्सप्लोर किया जा सकता है, किस तरह से आप अपने रिक्वायर्ड टॉपिक को सर्च करते हैं। और फिर अगर आपने फ़र्ज़ करें कोई रिसर्च करनी है तो रिसर्च की फिर दो टाइप्स हो सकती हैं। रिसर्च की दो टाइप्स हो सकती हैं। एक तो आप रिसर्च कर सकते हैं अपने डिग्री की कंप्लीशन के लिए, ठीक है जी, आपका कोई प्रोजेक्ट, रिसर्च प्रोजेक्ट हो सकता है, या फिर आप रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब दो चीज़ें मैंने आपसे कही हैं। एक है आपका रिसर्च प्रोजेक्ट डिग्री के लिए, उसको हम कहते हैं थीसिस। उसको क्या कहते हैं? थीसिस। आमतौर पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ BS लेवल पे थीसिस ऑफर करती हैं कि स्टूडेंट थीसिस कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ वो MS और PhD लेवल पे तो थीसिस ऑफर करती हैं, लेकिन BS लेवल पे ऑफर नहीं करती। BS लेवल पे कोई आपका प्रोजेक्ट होता है, कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट होता है, लेकिन बाज़ यूनिवर्सिटीज़ रिसर्च प्रोजेक्ट भी उसकी ऑप्शन भी देती हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? थीसिस में और जर्नल में, रिसर्च पेपर में क्या डिफरेंस है? जर्नल आर्टिकल, जर्नल आपको बताया वो इदारा होता है जो कि रिसर्च की रिक्वेस्ट करता है। सम टाइम उनका कोई रेगुलर इशू चल रहा होता है जिसको वो पब्लिश करते हैं, रिसर्चर अपने रिसर्च पेपर सबमिट करते हैं और वो सिस्टमेटिक वे में उसको एनालाइज करने के बाद पब्लिश कर रहे होते हैं। तो ये इसमें थीसिस में और जर्नल आर्टिकल, जो रिसर्च आर्टिकल है, इसमें मल्टीपल डिफरेंट हम देखते हैं, कंपैरिजंस देखते हैं और जो डिफरेंस है वो हम देखते हैं। पहला है पर्पस। तो जो थीसिस का पर्पस है ये है एजुकेशन, डिग्री, टू डिमॉन्स्ट्रेट हाउ मच यू नो, ठीक है जी। आप एजुकेशन के लिए ये मतलब टास्क फुलफिल करते हो, थीसिस आप करते हो। और जो जर्नल आर्टिकल है ये है एडवांसमेंट, आप नॉलेज में एडवांसमेंट के लिए जर्नल आर्टिकल या रिसर्च आर्टिकल लिखते हो। टू एस्टैब्लिश क्रेडिबिलिटी इन एंड कंट्रीब्यूट टू योर फील्ड, अपनी फील्ड में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसके अलावा है पोटेंशियल ऑडियंस। अब किन लोगों ने आपके वर्क को देखना है, ऑडियंस कौन कौन से हैं, आपकी परफॉर्मेंस कौन कौन जज करेंगे, कौन कौन वैल्यूएट करेंगे। एजुकेशनल कमेटी, हर इंस्टीट्यूट में कोई कमेटी होती है और प्रोफेसर्स या आपके सुपरवाइजर्स प्रोफेसर्स होते हैं। इंडिविजुअल्स हु एवेल्युएट विदर यू आर वर्दी ऑफ अ डिग्री और नॉट, अगर आपका काम वैल्यूएबल होगा तो आपको डिग्री अवार्ड कर दी जाएगी, ठीक है जी। मोस्ट ऑफ द केसेस वो अवार्ड कर दी जाती है, कोई डेफिशिएंसीज के लिए कुछ चेंजिंग्स रिकमेंड कर दी जाती हैं, कोई एक आध रिवीजन भी हो जाती है, सम टाइम तो डिग्री मिल जाती है। नेक्स्ट इज जर्नल आर्टिकल में जो ऑडियंस हैं, पोटेंशियल ऑडियंस, बिजी साइंटिस्ट और रिसर्चर्स। तो जो रिसर्चर्स हैं, जो फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं, बिजी हैं, उनके लिए आप ये जर्नल आर्टिकल लिखते हो, वो ऑडियंस हैं। इंडिविजुअल्स लुकिंग फॉर प्रैक्टिकल आइडियाज बैक एंड विद एविडेंस, ठीक है जी। वो इंडिविजुअल्स जो कि किसी हवाले से किसी फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं और उनको किसी भी थ्योरी के लिए कोई एविडेंस चाहिए, कोई प्रूफ चाहिए। लेंथ ऑफ थीसिस एंड जर्नल आर्टिकल, ये लॉन्गर होता है थीसिस आपका, डिपेंड्स अपॉन डिग्री लेवल। BS लेवल पे 60-70 पेजेस का रिसर्च थीसिस आपका 50-60 पेजेस का चल जाता है।
MS लेवल पे, मास्टर्स लेवल पे आपका जो है वो कोई 100 के करीब पेजेस। फिर मज़ीद ये कि इसकी लेंथ ऑफ पेजेस के अलावा इसमें क्वालिटी का एक फैक्टर पाया जाता है। PhD में फिर 250-300 पेजेस पे बात चली जाती है। लॉन्गर कैन रन अप टू अराउंड 50 पेजेस एंड कंटेन अराउंड 20,000 वर्ड्स। फिर आपको बता रहा हूँ, डिपेंड करता है कि आपका डिग्री का लेवल क्या है। शॉर्टर होता है कैन रेंज बिटवीन 3 to 6,000 वर्ड्स, 3 पेजेस to 6,000 words depending on the field and journal. Tip: avoid copying, rewrite और paraphrase, rephrasing भी कहते हैं। क्योंकि इवन थीसिस में भी और जर्नल आर्टिकल में भी प्लेजरिज्म का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। इफ़ यू कॉपीड सम टेक्स्ट तो आपका जो थीसिस है, जो आपका जर्नल आर्टिकल है, वो रिजेक्ट भी होता है और फिर इन सम केसेस आपके फोर्जरी के हवाले से आपके अगेंस्ट कोई केस भी फाइल हो सकता है, सॉरी। एब्स्ट्रैक्ट, अब इसमें डिफरेंट जो हमने इसके जो डिफरेंट होते हैं सेक्शंस रिसर्च पेपर के या थीसिस के, उनकी बात आ गई। अब रिसर्च पेपर में भी और थीसिस में भी एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? ये आपके रिसर्च को, जैसे कहते हैं ना कि उर्दू में अब वो एक कोटेशन, एक हम कॉल पढ़ते हैं, दरिया को कूजे में बंद करना। आप अपनी रिसर्च के तमाम एस्पेक्ट्स को एक आध पैराग्राफ में लिखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट कहलाता है। ये तकरीबन 350 वर्ड्स का होता है थीसिस में, और जर्नल आर्टिकल में ये 150 से 250 वर्ड्स का होता है। लेकिन फिर भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंस है। नहीं, एब्स्ट्रैक्ट होता है मुख्तसर, आपने अपने थीसिस, अपने वर्क को एक्सप्लेन किया है, उसमें अपने रिसर्च को आप इंट्रोड्यूस भी करते हो, एक आध सेंटेंस में प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताते हो, रिसर्च डिज़ाइन आप एक आध सेंटेंस में बताते हो, उसके जो पॉसिबल पोटेंशियल रिजल्ट्स हैं वो भी कोई आप बताते हो एक आध सेंटेंस में। ये मिला जुला के कोई 7-8 सेंटेंसेस होते हैं। इंट्रोडक्शन फिर एक और आपका सेक्शन है रिसर्च में, आपका थीसिस में ये मोर डिटेल्ड होता है। शुड डिमॉन्स्ट्रेट फेमिलियरिटी विद एग्जिस्टिंग लिटरेचर एंड डेवलप बैकग्राउंड मोर एक्सटेंसिवली। और जो आपका जर्नल है वो मोर कंसाइज होता है, उसमें ज़्यादा डिटेल नहीं होती। शुड ओनली इंक्लूड इंफॉर्मेशन दैट इज एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द गैप इन रिसर्च दैट लेड टू द स्टडी। तो वो जो गैप होता है वहाँ से ही हम अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है जी। तो सिर्फ उसी गैप को आपने डिमॉन्स्ट्रेट करना होता है, उसी गैप को आपने एक्सप्लेन करना होता है। रिसर्च आर्टिकल में, जर्नल आर्टिकल में आपने एक्सटेंसिव बड़ा इंट्रोडक्शन नहीं लिखना होता। फिर एक होता है मटीरियल्स एंड मेथड्स। एक्सटेंसिव प्रेजेंटेशन थारोली डिस्क्राइब्स एंड प्रेजेंट ईच रिसर्च अप्रोच एंड मेथोडोलॉजी। जैसे मैंने आपको क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव बताया, तो थीसिस में ये डिटेल में आप डिस्कस करते हो कि आपकी रिसर्च के लिए आप क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें उसमें आ सकती हैं। जबकि जर्नल में कंट्रोल्ड प्रेजेंटेशन होती है, डिस्क्राइब डिटेल्ड ओनली ऑफ स्पेसिफिक मेथोडोलॉजी यूज्ड एंड एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड। जो मेथोडोलॉजी आपने यूज़ करनी है आप सिर्फ उसकी डिटेल देते हो, ज़्यादा आप उसको डेप्थ में, ब्रेड्थ में नहीं जाते। फिर डिस्कशन, जो आपने एनालिसिस कर लिया उसके बाद जो आपकी डिस्कशंस होती हैं, डिटेल्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स होती है, डिमॉन्स्ट्रेट कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑब्टेन डाटा एंड इंडिकेट इंटरेस्ट इन फ्यूचर डायरेक्शन फॉर रिसर्च। तो आप इसमें डिटेल में डिस्कस करते हो अपनी रिसर्च को, अपने रिजल्ट्स को, ठीक है जी। और कुछ फ्यूचर पर्सपेक्टिव भी आप डिस्कस करते हो। जबकि जर्नल आर्टिकल में क्या होता है, क्लियर एंड कंसाइज इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। इसमें आपके वो कंसाइज होते हैं, लिमिटेड, आपके जो प्योर, जो प्राइमरी, जो आपके मेन बेनिफिट्स हैं वो आप सिर्फ डिस्कस करते हैं। डिस्कस ओनली द मेन फाइंडिंग्स एंड डायरेक्टली एड्रेस रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। जो आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, जो आपका टॉपिक था, जो आपका प्रॉब्लम था, उसी को आप उसके आंसर्स, उसकी फाइंडिंग्स, उसके बारे में आप देते हो। रेफरेंसेस, फिर रिसर्च में कुछ रेफरेंसेस आ जाते हैं। रेफरेंसेस रिसर्च में बहुत ज़रूरी है। रेफरेंसेस से मुराद यह कि आपने कहाँ कहाँ से
कौन कौन से रिसर्च पेपर पढ़े, लिटरेचर सर्वे करते वक्त आपने क्या क्या चीज़ें कंसल्ट की, जैसे मैंने आपको गूगल स्कॉलर दिखाया, वहाँ से कौन कौन से रिसोर्सेज आपने देखे। थीसिस में एग्जॉस्टिव लिस्ट आती है, सम इंक्लूड अ बिब्लियोग्राफी एंड सम माइट इवन इंक्लूड अ डेफिनेशन सेक्शन, तो ये भी इसमें थीसिस में डिटेल होती है। जबकि जो आपका जर्नल है वहाँ पे सिलेक्टिव लिस्ट होती है, इंक्लूड्स ओनली वर्क्स दैट हैव बीन cited within the article, some journals specify maximum limit, तो कुछ जर्नल्स ने तो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने तो लिमिट भी लगाई होती है कि रेफरेंस आपके 15 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है जी। लेकिन थीसिस में ऐसा केस नहीं होता। तो अगर हम इसको समराइज करें तो जो हमारा थीसिस है वो डिटेल्ड होगा, ठीक है जी, उसमें हर चीज़ आपकी डिटेल में आती है। और जो जर्नल आर्टिकल है वो दरिया को कूजे में बंद करने वाली बात होती है, आप उसको जो आपके गैप है, जो फाइंडिंग है, सिर्फ उसी की बात करते हो, कंसाइज आप रहते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे मतलब रिसर्च के जो दो मेजर टाइप्स हैं, एक है थीसिस फॉर एनी काइंड ऑफ डिग्री, आप किसी भी डिग्री लेवल के लिए थीसिस लिखते हैं, बीएस हो गया, एमएस हो गया, पीएचडी हो गई। जर्नल आर्टिकल आप अपनी, एक तो आपका एसेट है, एक आपकी वो कंट्रीब्यूशन है, और दूसरा आप जो है वो कम्युनिटी को सर्व भी कर रहे हैं और उसको फिर पब्लिश करते हैं, ठीक है जी। सो द नेक्स्ट इज जर्नल पब्लिकेशन प्रोसेस। तो जर्नल आपको मैंने बताया, जर्नल हमारे डिफरेंट ये रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो रिसर्च कंडक्ट करवाते हैं, जो कि पब्लिकेशन करते हैं। अब किसी जर्नल में पब्लिश करने का तरीकाकार क्या है? आम तौर पे आप क्या करते हैं जी, ऑथर सबमिट मैन्युस्क्रिप्ट, जो उसका रिसर्च पेपर है वो सबमिट करता है, फिर जर्नल जो एडिटर हैं वो उसको क्या करते हैं जी, सम मैन्युस्क्रिप्ट्स आर रिजेक्टेड बिफोर पीयर रिव्यू। आप उसको सबमिट किया तो कुछ जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं वो रिव्यू से पहले, उसको जज करने से पहले रिजेक्ट हो जाती हैं ड्यू टू सम रीजंस, प्लेजरिज्म आ गई या वो सब स्टैंडर्ड है, ठीक है जी। फिर उसके बाद मैन्युस्क्रिप्ट इज पीयर रिव्यूड। पीयर रिव्यूड क्या है? जो उस फील्ड के रिसर्चर हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो उसको रिव्यू करते हैं, पढ़ते हैं। आमतौर पे 2 से 3 जो रिसर्चर हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो इसको रिव्यू करते हैं। अगर 3 थे, 3 में से 2 ने उसको ग्रीन सिग्नल दे दिया तो देन इट इज ओके। और बाज ऐसे भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि रिव्यू नहीं करते, पीयर रिव्यू, वो सब स्टैंडर्ड हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जर्नल्स होते हैं, ठीक है जी। वो पैसे लेके भी पब्लिकेशन चलती है। इंडिया के ऐसे बेशुमार हैं, बेशुमार। पाकिस्तान में भी ऐसी बात नहीं है, तो वो बगैर रिव्यू के पब्लिकेशन करते हैं। नेक्स्ट, अगर पीयर रिव्यू होता है, फिर जर्नल एडिटर और एडिटोरियल बोर्ड डिसाइड्स विदर टू पब्लिश। फिर वो डिसाइड करते हैं कि इसकी क्वालिटी है कि नहीं, ठीक है जी। तो यहाँ पे कुछ रिजेक्ट हो जाते हैं, क्वालिटेटिव नहीं होते, और फिर अगर वो सिलेक्ट हो जाती हैं, फिर ऑथर को इन्फॉर्म किया जाता है। ऑथर इज इन्फॉर्म्ड ऑफ डिसीजन कि जी योर रिसर्च पेपर, जर्नल पेपर इज इनफ क्वालिटेटिव टू पब्लिश हियर। ऑथर डिसीजन टू एक्सेप्ट एंड फाइनल राउंड ऑफ एडिट्स। तो ऑथर उसको डिसीजन को एक्सेप्ट करता है और उसको फाइनल, अगर उसमें कोई हल्की फुल्की चेंजिंग्स हैं या उसका फॉर्मेटिंग है, वो करता है, और एंड पे आपकी पब्लिकेशन हो जाती है। तो ये तो प्रोसेस है जर्नल पब्लिकेशन का। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप थीसिस की बात करें तो हर यूनिवर्सिटी में जो एक कॉमन सा प्रोसेस चल रहा होता है वो क्या होता है जी, वो ये होता है कि आप सबसे पहले अपना टॉपिक फाइनलाइज करते हो, ठीक है, विद डिस्कशन विद योर सुपरवाइजर। सबसे पहले आपका टॉपिक फाइनल होता है, ठीक है। फिर उसके अगेंस्ट आप उसके ऊपर कोई प्रपोजल, सिनॉप्सिस आप लिखते हो, ठीक है जी। फिर वो आपका जो प्रपोजल है, सिनॉप्सिस है, वो एवेल्युएट होता है, ठीक है। मतलब एवेल्युएट से मुराद क्या है कि जी वो एक्सेप्ट होता है। फिर आप उसके ऊपर रिसर्च करते हो, और उसका रिसर्च में आपको मैंने बताया उसके प्रोसेस वही है, आप एग्जॉस्टिव लिटरेचर रिव्यू कर रहे होते हो, ठीक है। और उसके बाद जो भी आपकी यूनिवर्सिटी फॉर्मेट कहती है, उस फॉर्मेट में
उस फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट आता है उसमें, ठीक है, उसमें इंट्रोडक्शन आता है। आमतौर पे ये वो कॉमन हेडिंग्स हैं जो कि हर थीसिस में आती हैं। फिर लिटरेचर रिव्यू या बैकग्राउंड स्टडी, बेशुमार नाम है इसके, वो आप करते हो, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपके वो मेथड्स, मेथडोलॉजीज जो हैं, डिज़ाइन, रिसर्च डिज़ाइन या रिसर्च मेथड आपके आ जाते हैं, ठीक है जी। रिसर्च डिज़ाइन और मेथड आपका आ जाता है। फिर आप उसके बाद डाटा कलेक्शन वगैरह, राइट, और उसके बाद डाटा कलेक्शन के बाद उसके डाटा एनालिसिस। अच्छा, ये तो आपका हो गया ना सारा प्रोसेस, आपने क्या क्या स्टेप्स क्या क्या हैं। और इसके बाद आपकी डिस्कशन अबाउट रिजल्ट और रेफरेंसेस, ये आपके मेजर मतलब सेक्शंस होते हैं। तो जब आपने ये अपना रिपोर्ट लिख ली, एक आपने थीसिस लिख लिया, तो उसके बाद फिर आप इसको सबमिट करते हो। तो आपका कोई एजुकेशनल बोर्ड होगा, कोई कमेटी होगी, उसके सामने आप इसको सबमिट कर देते हैं, ठीक है जी। वो फिर इसको एवेलुएट करते हैं और उसके बाद आपका डिफेंस या फिर जिसको आप वाइवा कहते हो वो हो जाता है, ठीक है जी। तो ये आपका जर्नल पेपर या रिसर्च पेपर पब्लिश करने का ये कुछ प्रोसेस है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे हमने डिस्कस की। और फर्दर अगर आप कोई रिसर्च करना चाहते हैं फॉर योर थीसिस, फॉर योर क्रिएटिंग, मेकिंग योर पब्लिकेशन, जर्नल पब्लिकेशन, तो आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो गूगल स्कॉलर हो सकता है। वहाँ से आप अपने कुछ रिसर्च पेपर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपका विकी CFP से आप कुछ कॉन्फ्रेंसेस, फिर अगर डिटेल में जाएं तो कॉन्फ्रेंस पेपर भी होता है, जर्नल पेपर भी होता है, उसमें भी अच्छा खासा डिफरेंस है। एनीवे, जर्नल एक लंबा प्रोसेस है, जर्नल पब्लिकेशन एक लेंथी प्रोसेस है, जबकि जो कॉन्फ्रेंस है उसकी एक डेडलाइन होती है। जो मैंने आपको विकी CFP दिखाया ना, जैसे मैंने आपको ये विकी CFP दिखाया था, तो इस पे आप देखें हमने ये एक ओपन किया था, इसका बाकायदा डेडलाइन होगी, ठीक है जी। ये देखें, ये जो इसकी डेट्स हैं डिफरेंट, 27 जुलाई 2022, ठीक है जी। और एब्स्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन ड्यू डेट है जी जनवरी 2022, जनवरी की 20 तारीख है एब्स्ट्रैक्ट भेजने की। सबमिशन डेडलाइन है जनवरी 27, नोटिफिकेशन ड्यू मार्च 31, फाइनल वर्जन ड्यू अप्रैल 21, ठीक है। तो ये इसकी डेडलाइन होती है, इसका शॉर्ट प्रोसेस होता है। जबकि जो जर्नल पब्लिकेशन है उसका प्रोसेस लेंथी है, ये आपका 2-3 माह में डिसीजन हो जाता है कि आपका पेपर पब्लिश होना है कि नहीं होना। कॉन्फ्रेंस पेपर, ठीक है, कॉन्फ्रेंस पेपर में क्या होता है, आप अपना मैन्युस्क्रिप्ट भेजते हो, अपना रिसर्च आप भेजते हो, वो आपकी अगर पब्लिश होती है तो फिर आपने जाके उस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा ऑथर्स वहाँ पे, रिसर्चर वहाँ पे मौजूद होते हैं किसी हॉल में, वहाँ पे आप अपना रिसर्च पेपर जाके प्रेजेंट करते हैं, पढ़ते हैं। और सम टाइम रिसर्चर्स, दूसरे जो कम्युनिटी है वो आपसे क्वेश्चन आंसर भी करती है। इसका बड़ा शॉर्ट सा टाइम होता है, चंद माह में ये आपका प्रोसेस वाइंड अप हो जाता है। अगर आपका पब्लिश होता है तो फिर आप उसको चंद माह में वाइंड अप, लेकिन जर्नल पेपर है इसके ऊपर सम टाइम 2-2 साल भी लग जाते हैं। और तीसरी तरफ आपका रिसर्च है, आपका थीसिस है, वो आपका एकेडमिक्स, उसको आप काफ़ी हद तक जानते भी हैं कि वो भी 6-8 माह में आपका BS लेवल का रिसर्च हो जाती है, ठीक है जी। जो आपकी MS लेवल की है उस पर 1 साल से ज़्यादा भी लग सकता है, 2 साल, 1 साल 1.5 साल लग जाता है ख़ासतौर पे पाकिस्तान में। और PhD की बात करें वहाँ पे 3 साल, 4-5 साल भी पाकिस्तान में रिसर्च पे, थीसिस पे लग जाते हैं। 3 साल मामूली सी गेम है। एनी हाउ, it was all about today's topic. Take care. Allah Hafiz.